नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपका बीए पाठ द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है, पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, फर्स्ट पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसमें सिलेबस में दिया हुआ है आपके स्विट्ज़रलैंड का संविधान। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसमें आपको पूरा पढ़ना है, यानी कि वहाँ की स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। वहाँ का जो भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सम्राट है, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। मंत्रिपरिषद के बारे में पूरा पढ़ना है। संविधान संशोधन के बारे में उसमें पढ़ना है आपको। और जो इसके अलावा वहाँ की न्यायपालिका है, उसकी संसद की जो सदन है दोनों, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। तो साथियों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सवाल जो है वो कहीं से भी इसमें पूछा जा सकता है। विशेषताओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। वहाँ की जो संसद है, प्रतिनिधि सभा, सीनेट, जो भी सदन के सदस्य हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। कैबिनेट के बारे में पूछा जा सकता है। वहाँ की जो कार्यपालिका से संबंधित हैं, राष्ट्रपति वगैरह है, उसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में सिर्फ स्विट्ज़रलैंड शब्द यहाँ दिया हुआ है, तो यानी कि उसमें पूरा आपको पढ़ना है। उसमें सवाल जो है 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, आपसे 5 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है और 20 नंबर का सवाल भी आपको यहाँ पूछा जा सकता है। तो आज वाली क्लास में जो अपन अध्ययन करेंगे, यानी कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसका जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसमें जो समाजशास्त्रीय आधार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समाजशास्त्री में जैसे उसकी भौगोलिक आधार हो गया, भौगोलिक स्थिति हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, जो सामाजिक आधारभूत ढांचा है उसके बारे में जो सामान्य परिचय उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है कि स्विस संविधान के अध्ययन का महत्व, यानी कि स्विस संविधान जो अपन पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के बाद उसका क्या महत्व है, यानी कि भविष्य के तहत वो हमारे क्या काम आ सकता है। नंबर तीसरा बिंदु मैंने लिखा है कि स्विस संविधान का विकास, यानी कि जो स्विस संविधान का विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। और नंबर 4 बिंदु मैंने लिखा कि स्विस संविधान की विशेषताएं, यानी कि वहाँ का जो संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इन 4 बिंदुओं के ऊपर अपन को ये सारा टॉपिक पढ़ना है। तो साथियों, स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसकी पहला बिंदु मैंने लिखा कि समाजशास्त्रीय आधार। तो समाजशास्त्रीय आधार के तहत मैंने यहाँ 3 बिंदु लिखे हैं कि उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में अपन को पढ़ना है, आर्थिक स्थिति उसके बारे में पढ़ना, सामाजिक स्थिति उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड को जो है विश्व का स्वर्ग कहा गया है एक तरह से, यानी कि वहाँ की जो प्राकृतिक छटा दृश्य है वो बहुत ही आकर्षित करने वाला है। स्विट्ज़रलैंड जो है ज़्यादा क्षेत्रफल में बसा हुआ देश नहीं है, यानी कि अपने भारत का जो केरल राज्य लगभग उसके समान उसका क्षेत्रफल है। यानी कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उससे भी कम क्षेत्रफल में फैला हुआ यह देश है। आर्थिक स्थिति के बारे में अपन यहाँ मोटी मोटी चर्चा करें तो आर्थिक स्थिति यानी कि वहाँ इतनी मजबूत नहीं है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से वो एक तरह से संपन्न देश नहीं है। हालांकि आमदनी लोगों की काफ़ी अच्छी, लेकिन खनिज पदार्थों की दृष्टि से जो है आर्थिक स्थिति एक तरह से उन क्षेत्रों में कमज़ोर मानी गई है। 3 भाषाएं हैं सामाजिक आधार पर अपन देखते, मुख्यतः 3 भाषाओं को वहाँ मान्यता मिली हुई है। 3 भाषा के लोग वहाँ रहते हैं, हालांकि उससे ज़्यादा भी रहते हैं, लेकिन प्रमुख जो 3 संविधान के द्वारा जो मान्यता मिली हुई है वो 3 भाषाओं को मिली हुई है। स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है। तो ये आपको मोटी मोटी जानकारी यहाँ होनी चाहिए। तो अपन पढ़ते हैं स्विस संविधान का, स्विस का देश का संविधान। स्विट्ज़रलैंड राजनीति के साहसपूर्ण कार्यों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता समस्त गणतंत्रीय राष्ट्रों को स्फूर्ति प्रदान करती है, यानी कि ये परिभाषा दी है बुक्स ने। स्विट्ज़रलैंड दुनिया की सामान्य जनता के लिए आकर्षण का केंद्र है और स्विस संविधान राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए परम महत्व का विषय है। अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह देश विश्व के आकर्षण का केंद्र रहा है, यानी कि प्राकृतिक आकर्षण इसका बहुत ज़्यादा रहा है, तो लोगों का लगाव भी उसी से एक तरह से जुड़ा हुआ है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था के कारण भी यह देश लोकतंत्र का घर रहा है, यानी कि ये बात मैंने पिछले वाली क्लास में बताई थी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसको कहा जाता है। तो ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है नोटाइप में।
तो स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। वो क्यों कहा जाता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यदि इंग्लैंड संसदीय पद्धति की संस्थाओं का जन्मदाता है और अमेरिका संघ प्रणाली का आदर्श है, तो स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोगों की राजनीतिक प्रयोगशाला होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इसको गौरव प्राप्त है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्रीय तत्वों का विश्लेषण किए बिना असंभव है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की ही उपव्यवस्था है। समाजशास्त्रीय तत्वों में भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाषागत, धार्मिक तथा जातिगत विभिन्नताएं प्रमुख हैं। स्विस संविधान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते समय यानी कि इन तत्वों पर अपन विचार करते हैं। यानी कि कौन कौन से वो तत्व हैं, एक तरह से भौगोलिक स्थिति के बारे में अपन को यहाँ देखना है, आर्थिक स्थिति के बारे में अपन को यहाँ देखना है, सामाजिक रचना के संदर्भ में अपने को यहाँ देखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में अपन यहाँ देखते हैं। तो स्विट्जरलैंड जो है आल्प्स पर्वतमालाओं के अंक में अवस्थित एक छोटा सा देश है। यानी कि जो आल्प्स पर्वतमालाएं विश्व में फैली हुई है उनके निकटतम एक छोटा सा यह देश स्थित है। इसका क्षेत्र 15,950 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 15,950 15,950 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 15,950 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो जो क्षेत्रफल है वो इसका ज़्यादा नहीं है, जो भारत के केरल राज्य के बराबर तथा राजस्थान के जैसलमेर जिले से कुछ अधिक है। यह देश चारों ओर से अन्य देशों इटली, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ है। यानी कि इसके जो पड़ोसी देश है इटली, फ्रांस और जर्मनी है। इसी कारण इसे भूमि से घिरा हुआ देश भी कहते हैं। यानी कि भूमि से घिरा हुआ देश कहते हैं। यह समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। इसमें 20 पूरे कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन हैं। यानी कि 23 कैंटन हैं इसमें। जैसे अपने यहाँ राजस्थान के भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ राज्य बोला जाता है, वहाँ राज्य न बोलकर कैंटन बोला जाता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन वहाँ हैं। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण स्विट्जरलैंड का एक बड़ा भाग कृषि के योग्य नहीं है। यानी कि पहाड़ी एरिया जो है वो स्विट्जरलैंड में ज़्यादा है। तो जो खेती करने का जो एरिया है वो वहाँ कम है, लगभग आधे से भी कम है। समस्त भूमि के केवल 35% भाग में खेती होती है तथा उससे केवल 23% जनता की उदरपूर्ति होती है। लोहे और कोयले की खाने भी वहाँ अधिक नहीं है। यानी कि लोहा और कोयला अधिक मात्रा में वहाँ नहीं निकाला जाता। अतः व्यवसाय के लिए वहाँ अधिक अवसर नहीं है। यानी कि व्यवसाय के लिए वहाँ इतने अवसर नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई उसकी भौगोलिक स्थिति। यानी कि भौगोलिक स्थिति भी 15,950 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है और लगभग जो भारत का केरल राज्य उसके बराबर से वो उसका एरिया है। दूसरी बात करते हैं अपन आर्थिक आधार की। तो स्विट्जरलैंड में खनिज पदार्थों का अभाव, ये मैंने शुरू में बताया आपको। उसकी खनिज पदार्थों की जो दृष्टि से है स्विट्जरलैंड बहुत टॉप देशों में शामिल नहीं है। खनिज पदार्थों का अभाव है। तेल के स्रोत और कच्चे माल की भारी कमी है। यानी कि तेल जो निकाला जाता है उसकी भी वहाँ कमी है। देश की ऊंची नीची सतह होने के कारण परिवहन और यातायात कठिन हो गया है। यानी कि जो जमीन का जो भाग है वो समतल नहीं है, अधिकतर ऊंचा नीचा है। तो यातायात में काफ़ी समस्याएं वहाँ आती है। फिर भी स्विट्जरलैंड एक उद्योग प्रधान देश कहा जा सकता है। स्विस जनता की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। यानी कि वहाँ की जनता की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आमदनी वहाँ ज़्यादा है लोगों की। वहाँ लोग न तो अधिक अमीर हैं और न ही अधिक निर्धन। विदेशी व्यापार बहुत उन्नत है। पर्यटन व्यापार उनके जीवन का प्रमुख आर्थिक आधार है। यानी कि पर्यटन के क्षेत्र की दृष्टि से अपन बात करें तो पर्यटन से उनको अधिक वहाँ आमदनी होती है। तो ये हो गई वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा। तीसरे बिंदु पर अपन बात करते हैं कि वहाँ की सामाजिक रचना के संदर्भ में बात करते हैं, सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। वहाँ की जो भाषागत है, जातियों की विभिन्नता है, उनके बारे में अपन यहाँ बात करते हैं। तो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर स्विट्जरलैंड की जनसंख्या एक नहीं है। यानी कि जातिगत विभिन्नताएं वहाँ पाई जाती है। अनेक प्रकार की भाषाएं वहाँ पाई जाती हैं। 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जर्मन, फ्रेंच तथा रोमन। यानी कि 3 भाषाएं अधिकतर वहाँ बोली जाती है, जर्मन, फ्रेंच और रोमन।
लगभग 3/4 जनसंख्या जर्मन भाषी है, लगभग 5वां भाग फ्रेंच भाषा और शेष इटालियन भाषा बोलते हैं। कुछ लोग रोमन भी बोलते हैं। लावेल के अनुसार स्विट्जरलैंड जातीय केंद्र है, वहाँ अनेक जातियों का मिलन होता है, यानी कि जाति की दृष्टि से अपन देखें तो जातिगत विभिन्नता वहाँ स्विट्जरलैंड में काफ़ी देखने को मिलती है। वहाँ धार्मिक विभिन्नता भी पाई जाती है। देश की कुल जनसंख्या का 58% प्रोटेस्ट तथा 41% कैथोलिक है, यानी कि प्रोटेस्टेंट जो जनता है और कैथोलिक समुदाय के लोग वहाँ अधिक मिलते हैं। इन विविधताओं के बावजूद स्विस जनता में अनूठी एकता है, यानी कि एकता बहुत ज़्यादा वहाँ देखने को मिलती है जनता में। तीनों मुख्य भाषाओं को परिसंघ की अधिकृत भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि जो भाषाओं को है वो राष्ट्रीय स्तर का एक स्तर का जो दर्जा वहाँ उनको दिया गया है। धार्मिक सहिष्णुता पाई जाती है, सभी को अपने धर्म को मानने और पालन करने का अधिकार है, यानी कि एक तरह से धर्मनिरपेक्षता जो है वो वहाँ पाई जाती है। सभी धर्मों के लोग हैं वो वहाँ पाए जाते हैं और अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये तो हो गई समाजशास्त्रीय आधार, यानी स्विट्जरलैंड का जो संविधान का जो समाजशास्त्रीय आधार है वो 3 भागों में डिवाइड है। भौगोलिक स्थिति के बारे में है, नंबर 2 है आर्थिक स्थिति के बारे में है और नंबर 3 है सामाजिक रचना के बारे में। अब साथ ही दूसरे बिंदु की अपन यहाँ बात करते हैं। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है कि स्विस संविधान के अध्ययन का महत्व, यानी कि स्विस संविधान को जो अध्ययन करते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार महत्व का साबित हो सकता है, उसके बारे में अपन यहाँ एक बार देखते हैं। हाँ, तो साथियों यहाँ पर स्विस संविधान के अध्ययन का महत्व देखते हैं तो उसको मैंने 4 आधारों के आधार पर बांटा है, 4 भागों में उसको बांटा है कि स्विस संविधान का जो महत्व है वो 4 प्रकार से है। सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा है यहाँ प्राचीन गणतंत्र, नंबर 2 लिखा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की दृष्टि से और नंबर 3 है कार्यपालिका की दृष्टि से और नंबर 4 लिखा है मैंने स्थायी तटस्थता की दृष्टि से जो है वो 4 भागों में इसको डिवाइड किया है और 4 कारकों की वजह से स्विस संविधान का महत्व अपन जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि प्राचीनतम गणतंत्र, यानी गणतंत्र का मतलब जो है वहाँ का जो सम्राट है या राष्ट्रपति है वो वंशानुगत ना होकर उसका एक तरह से निर्वाचन यहाँ किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि जनता को सीधे चुनाव में भाग लेने की, या जैसे मान लीजिए मंत्रियों का चुनाव करने में, और अगर मंत्री उनके सही अर्थों में कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो है उनको वापस बुला सकते हैं, उनको रिकॉल के द्वारा वापस बुलाया जा सकता है। अनूठी कार्यपालिका के संदर्भ में अपन बात करें तो वहाँ अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों प्रकार की जो एक तरह से कार्यपालिका वहाँ पाई जाती है। और स्थायी तटस्थता यानी किसी युद्ध के दौरान के समय की देखें या पहले की स्थिति के तो वहाँ तक वो किसी आधिपत्य वो नहीं रहा है या किसी गुट में एक तरह से शामिल वो नहीं रहा है, यानी कि अपनी नीति पर वो तटस्थ रहा है। तो 4 कारकों की दृष्टि से अपन उसका महत्व जानने की कोशिश करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्राचीनतम गणतंत्र, यानी कि स्विट्जरलैंड जो है यूरोप का प्राचीनतम गणतंत्र है। स्विस गणतंत्र का जन्म सन 1848 में हुआ। गणतंत्रीय शासन विधान को अपनाने के बाद से अब तक स्विट्जरलैंड उसे अपनाए हुए है, यानी कि शुरू में जब गणतंत्र की व्यवस्था को उसने अपनाया तो उसमें आज तक किसी प्रकार का चेंजिंग वहाँ नहीं किया गया है, वही परंपरा आज भी वहाँ एक तरह से चली हुई है। लोग इसे गणतंत्रीय शासन विधान का जन्म स्थान मानते हैं। रैपर्ड के शब्दों में, यानी कि राजनीतिक विचार रख रहे हैं रैपर्ड, वो अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र यहाँ कई सदियों से वो गणतंत्र रहा है। हंस हूबर के अनुसार राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्जरलैंड के निवासियों के लिए एक अबूझ बात है, यानी कि राजतंत्र की वो बात वो एक तरह से नहीं करते हैं तथा किसी शासक की शक्ति व सुविधाओं के लिए उसके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं, यानी किसी शासक की शक्ति और सुविधाओं के लिए उनके हृदय में कोई एक तरह से गुंजाइश नहीं है, यानी कि वो गणतंत्र का ही समर्थन वहाँ करेंगे। नंबर 2 की बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ किस प्रकार से है कि स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में सुविख्यात है। प्रयोगशाला के रूप में यानी प्रयोग किए जाने के संबंध में, जैसे साइंस की भाषा में अपन यहाँ बात करते हैं, तो स्विस संविधानी प्रारंभिक सभाओं, लोक निर्णय, आरंभक आदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नवीन पद्धतियों का जन्मस्थान, यानी कि आज के समय भी ये कई देशों में ये व्यवस्था चलाई जाती है। प्रारंभिक सभाओं के द्वारा जैसे लोगों को सीधे उम्मीदवार बनाया जाता है या पद दिए जाते हैं,
लोक निर्णय, आरंभक जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कार्यवाही हैं, तो उन पद्धतियों का जो जन्मदाता है वो स्विट्जरलैंड रहा है। ब्रुक्स का कहना है कि स्विट्जरलैंड नए परीक्षणों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता सभी गणराज्यों को शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान करती है। यानी कि स्विट्जरलैंड ने जो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं अपनानी है, इससे स्विट्जरलैंड से प्रभावित होकर अनेक देशों ने भी इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं अपनाई है। तो स्विट्जरलैंड के संदर्भ में कहा जाता है कि वो इनका प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद जो दूसरे देश है वो इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। सभी गणराज्यों को शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान करती हैं। ब्राइस का भी कहना है कि वर्तमान लोकतंत्र राज्यों में जो वास्तव में लोकतंत्र हैं, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का दावा सबसे ऊंचा है। यानी कि लोकतंत्र की दृष्टि से भी अपन देखें तो स्विट्जरलैंड का जो स्थान है उन सब में ऊंचा है। नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ अनूठी कार्यपालिका, यानी कि संसदात्मक और अध्यक्ष मात्र दोनों प्रकार की वो कार्यपालिकाएं वहाँ पाई जाती हैं। तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका भी अनूठी है, जिसका उदाहरण संसार में बहुत कम मिलता है। इसमें संसदीय और अध्यक्षीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुण मिलते हैं। वहाँ की कार्यपालिका बहुल है, यानी कि बहुल कार्यपालिका, यानी कि राष्ट्रपति एक न होकर वहाँ 7 राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकी व्यवस्थाओं का अपूर्व समन्वय देखने को मिलता है। यानी कि ब्रिटेन और जो अमेरिका की जो कार्यपालिका, उन दोनों का जो मिश्रण है वो स्विट्जरलैंड में देखने को यहाँ मिलता है। नंबर 4 की बात करते हैं स्थायी तटस्थता के संबंध में। तो स्थायी तटस्थता के संबंध में स्विट्जरलैंड का संसार में इसलिए भी बहुत महत्व है क्योंकि यह तटस्थ देश है और यह अपनी तटस्थता 2 विश्व युद्धों के बीच भी कायम रख सका। यानी कि विश्व युद्धों के दौरान भी वह अपनी नीति पर तटस्थ रहा है। तटस्थता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के फलस्वरूप यह देश संसार की हलचलों का केंद्र रहा है। सन 1815 की वियना कांग्रेस तथा 1920 में राष्ट्रसंघ ने इसकी तटस्थता को मान्यता प्रदान की थी। रेपर ने तटस्थता की नीति को स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता का सच्चा रक्षक कहा। मैसन ने कहा कि स्विट्जरलैंड अशांति के संसार में एक शांति द्वीप है। यानी कि जो मैसन है रांति विचारक, उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड अशांति के संसार में भी एक शांति की तरह वो रहा है। तो एक तरह से वो स्थायी तटस्थता का देश रहा है। तो जैसे मान लीजिए स्विस संविधान के अध्ययन के दृष्टि से आपको 5 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है, तो ये उसमें आपको लिखना है 4 बिंदु। प्राचीनतम गणतंत्र हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, अनूठी कार्यपालिका हो गई, स्थायी तटस्थता हो गई। अब साथियों अपन यहाँ देखते हैं कि स्विस संविधान का विकास और तीसरा जो बिंदु है, यानी कि स्विस संविधान जो नया स्विस संविधान बना है वो सन 2000 में लागू हुआ है। ठीक है, उससे पहले भी संविधान प्राचीन संविधान का 2 अलग अलग ईस्वी सन में चला, लेकिन जो स्विस संविधान जो नया संविधान लागू हुआ है वो सन 2000 से लागू हुआ। 1999 में उसको शायद मान्यता मिली है और सन 2000 से वो लागू हुआ है। तो यहाँ देखते हैं अपन 18 अप्रैल 1999 का नया स्विस संघीय संविधान, यानी कि 18 अप्रैल 1999 में वो बना है। स्विस संघीय संसद द्वारा 18 दिसंबर 1998 को स्विट्जरलैंड के लिए एक नया संविधान अंगीकृत किया गया। यानी कि 18 दिसंबर 1998 को जो है नया संविधान वहाँ अंगीकृत किया गया है, जिसे 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह के द्वारा जनता ने स्वीकृत कर लिया। यानी कि जनमत संग्रह उस पर कराया गया और जनता ने जो है उस संविधान को स्वीकार कर लिया और 1 जनवरी 2000 से नया संविधान लागू किया गया। 1 जनवरी सन 2000 से जो है वो जो है नया संविधान लागू किया गया। तो ये बात है वो आपको 2 नंबर में पूछी जा सकती है कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? 1 जनवरी सन 2000 से। इससे पूर्व स्विस शासन व्यवस्था का संचालन 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संवैधानिक संशोधन के आधार पर संशोधित संविधान के आधार पर किया जा रहा था। यानी कि 1848 में जो संविधान था पुराना, उसमें संशोधन करके वहाँ की शासन व्यवस्था संचालित की जा रही थी। पिछले 125 से 150 वर्षों में स्विस सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। अतः पिछले 50-60 वर्षों में प्रचलित संविधान के अनेक प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यानी कि संविधान में चेंजिंग की जो आवश्यकता है वो बार बार यहाँ महसूस की जा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में 1990 के दशक में संविधान का नया प्रारूप तैयार किया गया,
वर्ष 1997 में एक संवैधानिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। नए संविधान के प्रारूप को 18 अप्रैल 1999 को कैंटनों एवं जन्म संग्रह की स्वीकृति मिलने के बाद 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया। इस नए संविधान ने 29 मई 1874 के संविधान का स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि जो प्राचीन संविधान था 29 मई 1874 में जो बना उसका स्थान जो है 1 जनवरी 2000 को जो नया संविधान लागू हुआ उसने ग्रहण कर लिया। तो ये बात जो है आपको पूछी जा सकती है कि नया स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो कब से लागू हुआ, 1 जनवरी सन 2000 से। तो ये हो गया स्विस संविधान का विकास। अब नंबर 4 की बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, उन विशेषताओं के बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो स्विट्जरलैंड की जो संविधान की विशेषताएं हैं वो मैं यहाँ आपके सामने बोर्ड पर यहाँ लिखता हूँ। हाँ तो साथियों यहाँ मैंने लिखी है कि स्विस जो संविधान है, नंबर 4 बिंदु है कि स्विस संविधान की विशेषताएं। यहाँ से आपको बड़ा सवाल बनने के चांसेस हैं। तो स्विस संविधान की विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी हैं, 11 विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी है साथियों। तो सबसे पहली मैंने विशेषता लिखी है निर्मित व लिखित संविधान। इसके साथ साथ में आप अपने इसको नोटबुक में नोट करते जाएंगे। सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा है निर्मित व लिखित संविधान। नंबर 2 है कठोर संविधान। नंबर 3 मैंने लिखा है संघात्मक शासन प्रणाली। नंबर 4 है बहुल कार्यपालिका। नंबर 5 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नंबर 6 है गणतंत्र। नंबर 7 मैंने लिखा कि व्यवस्थापिका का अनूठा रूप। नंबर 8 मैंने लिखा कि न्यायपालिका की कमजोर स्थिति। नंबर 9 है कैंटनों की स्वायत्ता है। नंबर 10 है गतिशील संविधान। और नंबर 11 है कि सेना का प्रावधान। यानी कि स्विस संविधान की जो मोटी मोटी विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि निर्मित व लिखित संविधान, यानी कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो समय के अनुसार निर्मित किया गया है और वो संविधान है वो लिखित रूप में है। स्विस संविधान जो नया संविधान लागू हुआ है 1 जनवरी सन 2000 से, उसमें एक प्रस्तावना है, 4 अध्याय हैं और 196 अनुच्छेद हैं। तो ये बात है वो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। सबसे पहले विशेषता की अपन बात करते हैं निर्मित व लिखित संविधान। तो इसमें जो 1 जनवरी स्विस संविधान एक निर्मित संविधान है। मौलिक रूप से इसका निर्माण जो है जो प्राचीन संविधान था उसका 1848 में किया गया, लेकिन इसके बाद में इसमें संशोधन जो है 1874 में किया गया। और इन सब के बाद जो है समय समय पर जो संविधान चेंजिंग की ज़रूरत महसूस की गई, तो उसके बाद जो है 1 जनवरी सन 2000 से नया संविधान जो है लागू किया गया है। तो नवी संविधान में जो है एक प्रस्तावना है, 4 अध्याय हैं और 196 अनुच्छेद इसमें निर्मित हैं। यह एक लंबा प्रलेख है। लंबाई में यह अमेरिकी संविधान से बड़ा और भारतीय संविधान से छोटा, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है उससे बड़ा है, लेकिन जैसे भारत के संदर्भ से अपन बात करें तो भारत के संविधान से ये काफ़ी छोटा है। स्विस संविधान में निर्माता संघ सरकार तथा कैंटनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विवरण चाहते थे, अतः उन्होंने संविधान के उन साधारण बातों का भी उल्लेख किया जिन्हें सामान्य विधायकों के अधिकार में रहना चाहिए था। तो जो है सबसे मोस्ट बात है इसमें 196 जो अनुच्छेद 4 अध्याय और एक प्रस्ताव। ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं कठोर संविधान, यानी कि कठोर संविधान का तात्पर्य जिस संविधान में आसानी से चेंजिंग नहीं हो सकता या अभी तक जो है उसमें बहुत कम चेंजिंग किए गए हैं। लगभग 5 संविधान संशोधन, यानी कि 5 से कुछ अधिक संख्या में हो सकता है। पुरानी जो संख्या मैं बोल रहा हूँ ये पुरानी संख्या है, तो लगभग 5 या उसके 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग आज तक उतने ही उसमें संविधान संशोधन हुए हैं। तो यहाँ जो लचीला संविधान या कठोर संविधान के संदर्भ की अपन बात करते हैं, लचीला संविधान जिसमें आसानी से चेंजिंग किया जा सके। ठीक है। कठोर संविधान की अपन यहाँ बात करते हैं इसमें सरलतापूर्वक संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, तो उसको एक तरह से अपन कठोर संविधान यहाँ मानते हैं। तो जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो एक तरह से कठोर संविधान जिसमें सरलता से संशोधित नहीं हो सकता, वो इसे संशोधित करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए और उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं और कैंटनों के बहुमत से होना चाहिए। यानी कि संसद में अगर वो प्रस्ताव पारित होता है तो वो जनसंख्या के वहाँ की जो जनता है उसके द्वारा, और दूसरी बात जो वहाँ की कैंटन है राज्यों के द्वारा वो समर्थित और पास होना चाहिए। फिर भी इसे अमेरिकी संविधान से कुछ कठोर माना जा सकता है, यानी कि
कैंटन प्लस जनता का बहुमत उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उन दोनों के द्वारा उसको मान्यता मिली जानी चाहिए। नंबर 3 बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली, यानी कि स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है संघात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिकी संविधान की भांति स्विस संविधान भी संघात्मक प्रणाली की स्थापना करता है, परंतु स्विस संघ व्यवस्था यदि अमेरिकी संघ व्यवस्था की अधिक कठोर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण मान है कि अमेरिका में यदि जनता ने संविधान बनाया है तो स्विट्जरलैंड में कैंटनों ने, यानी कि जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो कैंटनों के द्वारा एक तरह से निर्मित किया गया है। अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान को निर्दिष्ट और स्थापित करते हैं, परंतु सभी संविधान में लिखा गया है कि स्विट्जरलैंड के प्रभु सत्ताधारी कैंटनों के लोग स्विस संघ का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रस्तावना में जैसे अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, ठीक है, तो उसी प्रकार जो है स्विट्जरलैंड में लिखा गया है कि स्विट्जरलैंड के प्रभु सत्ताधारी कैंटनों के लोग, ठीक है ना, यानी कि राज्यों के वो एक तरह से लोग। इतना ही नहीं कि संघ की और भी विशेषता इसमें कि स्विस संघ में 20 पूर्ण 6 अर्ध कैंटन सम्मिलित हैं। ये कैंटन स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं और यदि चाहें तो संघ से वो अलग भी हो सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कैंटनों को यहाँ दी गई है। केंद्र व कैंटनों के मध्य शक्ति वितरण की व्यवस्था है, पर उसे न्यायपालिका की सर्वोच्चता उस रूप में नहीं जैसे अमेरिकी या भारतीय संघ व्यवस्था में है, यानी कि न्यायपालिका को जो शक्ति दी गई है वो थोड़ी वहाँ कमजोर है। तो एक तरह से जो है स्विट्जरलैंड में जो है संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ बहुल कार्यपालिका, यानी कि एक राष्ट्रपति न होकर वहाँ 7 राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि बहुल कार्यपालिका, ठीक है। एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका की जो शासन सत्ता हो बहुत से लोगों के हाथ में वो हो। तो स्विट्जरलैंड के संविधान की संघीय सरकार उसकी एक अनूठी विशेषता यह है बहुल कार्यपालिका, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्षों के लिए संघीय संसद द्वारा होता है। वो 7 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो 4 वर्षों के लिए होता है और संघीय संसद के द्वारा वो निर्वाचन होता है। इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से 1 वर्ष के लिए सरकार प्रधान होता है, यानी कि 1-1 वर्ष के लिए वो कार्यकाल संभालते हैं। इस प्रधान को ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है, परंतु यहाँ राष्ट्रपति वस्तुतः राष्ट्र की धुरी नहीं होता, ठीक है, यानी कि राष्ट्र का जो है मुख्य वो कार्यकर्ता नहीं होता उसमें, तथा सरकार के अन्य सदस्यों में कोई अंतर नहीं होता और वह किसी भी प्रकार सरकार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा राष्ट्र के संचालन के लिए अधिक उत्तरदायी नहीं होता, यानी कि जो राष्ट्र का संचालन उसके लिए वो अधिक से अधिक उत्तरदायी वो नहीं होता। वह राष्ट्र की सर्वोच्च अधिशासी समिति का सभापति मात्र होता है और इस स्थिति से वह औपचारिक प्रधान के रूप में उन रस्मी क्रियाकलापों को करता है जिन्हें अन्य देशों के राज्य प्रदान करते हैं, यानी कि सर्वोच्च सत्ता का अपन उसको वो नहीं मान सकते, वो सिर्फ एक तरह से नाममात्र का शासक ही उसको कहा गया है। इस प्रकार सरकार के सभी सदस्यों की स्थिति समान है। यह संस्था राष्ट्र की प्रधान कार्यपालिका और देश का सर्वोच्च शासक है। राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित है, यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति सर्वोच्च शक्ति है वो इसमें निहित है, लेकिन वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से उस शक्ति का प्रयोग करवाता है। तो एक तरह से बहुल कार्यपालिका का ये उदाहरण है। नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि जो सरकार के काम होंगे वो लोगों के सामने होंगे, खुले रूप में होंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पाया जाता है। प्रोफेसर एरिक एग्रांती विचारक वो स्विट्जरलैंड की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके बारे में कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र संपूर्ण जीवन का सार है। इसमें जीवन की सभी विविधताएं लोकतंत्र में उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के रक्त और अस्थियों में लोकतंत्र समाहित है, यानी कि उसकी हाड़ मांस की अपन बात करें स्विट्जरलैंड की तो उसमें जो है रक्त और अस्थियों में है लोकतंत्र समाहित है। संघीय स्तर पर देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है, यानी कि जैसे देश के लिए निर्मित कानून है तो उसमें जो जनता है सीधे रूप से भाग लेती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए किसी कानून को वो रद्द कर सकती है। जनता को अधिकार है कि वो व्यवस्थापिका द्वारा अगर वो कानून बनाया जाता है उसको वो रद्द भी कर सकती है। यही अवस्था कैंटनों में भी है। स्विट्जरलैंड में 1 पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन विद्यमान है। तो इस प्रकार जो है वहाँ की शासन पद्धति को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि कानून निर्मितों में जनता हो वो सीधे रूप से भाग लेती है। नंबर 6 की बिंदु की बात करते हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि
वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो एक तरह से वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, यानी कि समय समय पर जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और अभी मैंने पहले बताया कि जो बहुल कार्यपालिका है उसमें एक राष्ट्रपति ना होकर 7 राष्ट्रपति होते हैं, तो वो 4 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल संभालते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं कि व्यवस्थापिका का अनंता रूप, यानी कि व्यवस्थापिका में अपन बात करते हैं तो यहाँ संसदीय व्यवस्थापिका और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो दोनों रूप में पाई जाती हैं। संसद के जो 2 सदन अभी अपन ने चर्चा करी, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। परंतु संसार में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है विधायिका के दोनों सदनों की जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ बराबर हैं, यानी कि जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों की जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ बराबर रखी गई हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सीनेट के सामने फीकी है, यानी कि जो अमेरिकी प्रतिनिधि सदन है वो सीनेट के सामने फीकी है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा तुलना में कॉमन सभा से दुर्बल है। जबकि संसद के बारे में स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि संसार में स्विस संसदीय ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों के कार्यों में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है, यानी कि दोनों सदनों की अपन यहाँ तुलना करते हैं तो दोनों सदनों में यहाँ जो है कोई भेद नहीं है, दोनों सदनों की जो शक्ति यहाँ बराबर रखी गई है। नंबर 8 की बात करते हैं कि न्यायपालिका की कमजोर स्थिति, यानी कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका की अपन यहाँ बात करते हैं तो न्यायपालिका को जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया है, वह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध या रद्द भी घोषित कर सकती है, लेकिन यहाँ न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं दिया गया है। स्विस संसद के द्वारा अगर वो कानून निर्मित किया गया है तो न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं कि वो उन कानूनों को रद्द कर दे। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है, जैसा कि भारतीय अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ के किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता यदि वह संघीय संविधान के विरुद्ध भी है, तो संघीय कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार केवल संघीय संसद को है, यानी कि उन कानूनों को जो निरस्त करने का अधिकार संघीय संसद को यहाँ दिया गया है। यदि किसी कैंटन का कोई कानून संघीय या संविधान के विरुद्ध तो वह संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है, यानी कि अगर कैंटन के द्वारा निर्मित कोई कानून है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। नंबर 9 की बात करते हैं कैंटनों की स्वायत्ता, यानी कि जो वहाँ के कैंटन हैं उनको अपने आप में एक तरह से स्वायत्ता मिली हुई है, उनको अधिकार अलग से दिए गए हैं। स्विस संघ में सम्मिलित कैंटनों को पूर्ण स्वायत्ता यहाँ प्राप्त है। कैंटनों के अलग अलग संविधान हैं। कैंटनों को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं, यानी कि संघीय सरकार को कई शक्तियाँ नहीं है लेकिन वो कैंटनों को यहाँ प्राप्त हैं। यद्यपि संघ स्थापित करने की प्रक्रिया में कैंटनों की अपनी संप्रभुता में थोड़ा सीमित अवश्य करना पड़ा, फिर भी कैंटनों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, वास्तव में संघीय सरकार को कैंटनों से ही शक्ति मिली हुई है, तो इनको जो है अपनी एक तरह की स्वायत्ता जो है कैंटनों को यहाँ मिली हुई है। नंबर 10 की बात करते हैं यहाँ गतिशील संविधान, यानी कि समय के अनुसार जो है संविधान में यहाँ चेंजिंग होते रहे हैं, यानी कि एक बार बनाने के बाद ये नहीं है कि उसको सिर्फ उसमें समय के अनुसार उसमें परिवर्तन ही नहीं किया, तो एक तरह से उसको अपन गतिशील संविधान की संज्ञा यहाँ दे सकते हैं। नंबर 11 की बात करते हैं सेना का प्रावधान। जो प्राचीन 1848 में जो निर्मित संविधान था तो उसमें जो है सेना का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन 1 जनवरी सन 2000 से जो नया संविधान लागू किया गया है उसमें जो है वो सेना का जो है प्रावधान उसमें किया गया है। तो ये है जो मैंने आपको स्विट्जरलैंड के संविधान की यहाँ से मोटी मोटी विशेषताएं मैंने यहाँ बताई हैं। सबसे पहले निर्मित व लिखित संविधान, कठोर संविधान, संघात्मक शासन प्रणाली, बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, गणतंत्र, व्यवस्थापिका का अनुरोध, न्यायपालिका की कमजोर स्थिति, कैंटनों की स्वायत्ता, गतिशील संविधान, सेना का प्रावधान। ठीक है साथियों, तो परीक्षा में जो है स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में अगर आपको यहाँ सामान्य परिचय पूछा जाता है, बड़ा सवाल पूछा जाता है, तो आपको जो मैंने बताया है वो चारों बिंदुओं के आधार पर इसको लिखना है। आपको समाजशास्त्रीय आधार पर, स्विस संविधान के अध्ययन का महत्व, स्विस संविधान का विकास, स्विस संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे वाली क्लास में अपन आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।